बिल्कुल। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत आज हम लैंगिक समानता, समान व्यवहार एवं अधिकार एक मानवीय आवश्यकता विषय पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और सर्वप्रथम आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर श्वेता तिवारी मैम, एसोसिएट प्रोफेसर, एपीसीएम मेमोरियल 10 पीजी कॉलेज लखनऊ। पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से सर्वप्रथम मैं मैम का स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच हमारी सीनियर्स डॉक्टर किरण मैम, अन्य साथी डॉक्टर कल्पना मैम, मोनिका मैम, डॉक्टर रेखा मैडम, डॉक्टर गुंजन साही जी, डॉक्टर विनय सर और अन्य सभी हमारे सीनियर और कोलीग एकत्रित हैं इस मौके पर। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत समसामयिक है और इस पे बहुत चर्चा भी होती रहती है। और इस गवर्नमेंट की जो स्कीम है मिशन शक्ति, कैसे महिलाओं को और हम सबल करें और उन्हें सशक्त करें और उन्हें मजबूत करें, इसी फेज में हम लोगों ने ये कार्यक्रम आज का जो हमारा विषय है वो रखा है। और हम सभी जानते हैं कि जो दुनिया की आधी आबादी है आज के इस वैश्वीकरण के दौर में, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। निश्चित रूप से ये हम देखते हैं कि इस समाज में महिलाएं सशक्त हुई हैं, लेकिन बहुत ऐसी संख्या में या हम कह सकते हैं कि समाज में अभी ऐसी स्थिति है जहां पर हम कह सकते हैं कि उन्हें और सशक्त करने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अपने मूल बिंदु पर आता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर श्वेता तिवारी मैम का कि इस विषय पर हम सभी को अनुरोध करने के लिए। धन्यवाद अजीत जी। मैं पूरे बिजली पासी परिवार, क्योंकि हम लोग समाज शास्त्र के हैं तो परिवार से ही अपनी शुरुआत करते हैं, मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ कि एक तो जो आपने विषय चुना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा आज का दिन चुना है क्योंकि हमारे सनातनी परंपरा में कल और आज तुलसी विवाह का पर्व आज मनाया जाता है। और तुलसी अपने आप में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी उनके बारे में समझा होगा, क्योंकि कैसे एक स्त्री अपने सशक्तिकरण के माध्यम से भगवान को भी पत्थर का बना देती है। तो महिला में वो शक्ति है। ये मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये आप इसमें कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि प्रकृति ने शुरू से ये 2 अंग बनाए थे। अगर हम अपने पारंपरिक शास्त्रों की तरफ ध्यान दें तो एक स्त्री और एक पुरुष का अंग बनाया था। हमारे जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनमें भी ये कहा गया कि शक्ति जो पृथ्वी का आधार थी वो शक्ति थी और पृथ्वी खुद अपने आप में सृष्टि की रचयिता मानी गई है। और ये कहा गया कि सब चीजें एक निर्धारित मूल्यों के हिसाब से चलने वाली हैं। अगर हम सनातनी परंपरा के हिसाब से देखें तो शक्ति में ये कहा गया कि एक ऐसी पावर है जो इस पूरी होल सोसाइटी को चला रही है। और उस चीजों को के कई भी साक्ष्य भी हैं, बहुत सारे हमारे पुराण हैं, उपनिषद है, जिनमें ये माना गया। और अगर हम वैदिक साहित्य इतिहास की बात करें तो वैदिक साहित्य में ये माना गया कि स्त्रियों का स्थान सर्वोपरि था, उनको एम्पावर्ड वुमेन माना जाता था। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपाला है, घोषा है, विदुषी है। उपनयन संस्कार भी उस समय महिलाओं का हुआ करता था। लेकिन बीच के कुछ ऐसी स्थितियां आई, अलग अलग संस्कृतियों का सम्मिश्रण होने लगा और बहुत सारे परिवर्तन स्त्रियों में कुछ ऐसे प्रश्न लगाने लगे जिसके लिए आज हम मिशन शक्ति का नाम ले रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम ले रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं चला रही है। सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न ये है कि आज जो एक हाथ हमारा स्त्री का था और एक पुरुष का था, उन दोनों हाथों को आपस में लड़ाई की जरूरत क्यों हो गई। दूसरा ये प्रश्न है, क्यों एक दूसरे से हम प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जबकि पुरुष की अपनी इंपॉर्टेंस है और महिला की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो क्यों हम इस
उस पे खड़े हो गए हैं, जिसके लिए हमें सरकार के इतने सारे प्रोग्राम और योजनाओं को चलाना पड़ रहा है, उसमें भी आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि उसमें भी हमें वो सफलता नहीं मिल पा रही जिस हिसाब से सरकारी योजनाएं चल रही हैं। इसका पहला, क्योंकि विधिक रूप में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 14 हमसे ये कहता है कि कानून के सामने आप सभी बराबर हैं और विधि आपके सामने इक्वल व्यवहार करेगा। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 15, जो कहता है कि एक स्त्री पुरुष के साथ किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं होगा। ये मैं आपको एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य बता रही हूँ और उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है ये दूसरी बिंदु पे बताया जाए। और तीसरा जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है कि सरकारी सेवाओं में विशेष उपबंध के तहत आपसे इक्वालिटी की जाएगी। लेकिन अभी जो 2020 में लिंग समानता सूचकांक जारी हुआ है, उसमें भारत जो है 153 देशों में 114वें स्थान पे है, जो हमारे लिए बहुत शोचनीय बात है कि पहले ये जो था वो हम 108वें स्थान पर थे, यानी कि दायरा थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन इधर 2020 की जो आ रही है उसमें हम 114वें पायदान पे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं हम जो दावे कर रहे हैं कि सरकार इस तरह की योजनाएं ला रही, तो फिर ये पायदान ऊपर की तरफ हमारी कम होने के बजाय हम नीचे की तरफ क्यों गिरते चले जा रहे हैं कि हमारे केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जो हमारे नीचे, यानी कि यमन जो सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना कर रहा है और आइसलैंड देश है जहां पर जो उस रेटिंग में नंबर 1 पे है। और ये आधार जो बनाए गए हैं, सबसे पहला आधार बनाया कि जो आर्थिक भागीदारी है और अवसर है, उसमें भारत का स्थान 149वां है, यानी 149 नंबर पर हम भारत के स्त्री आते हैं कि उनको इतनी इकोनॉमिकल फ्रीडम मिली हुई है और अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, जो कहा जाता है स्त्रियों को बहुत ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। दूसरी चीज है शैक्षणिक उपलब्धियां, जिसमें भारत का 112वां स्थान है, वो भी बहुत शोचनीय बात है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, उसमें हमारा स्थान 150वां है। 153 देशों में हम 150 नंबर पे हैं, यानी कि हम स्वास्थ्य की फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं और किस तरह से उनकी जीविका चल रही उसके उसमें हम बहुत शोचनीय स्थान पे हैं। लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण का जो बिंदु है, जो बनाया गया इंडेक्स, उसमें भारत का 18वां स्थान है, जो एक बेहतर स्थिति को बता रहा है। लेकिन आंतरिक तौर पर अगर हम देखा जाए, अभी भी संसद में या विधानसभा में महिलाओं की उतनी भागीदारी नहीं है। तो ये कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए कि सामने जब तस्वीर आती है कि औरतें आगे बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, लेकिन जो हमारी इंडेक्स है, अब उस इंडेक्स पे भी कुछ प्रश्न ये हो सकते हैं, क्योंकि हम जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है इक्वल तो कोई चीज है ही नहीं। अगर हम ये कहें कि अजीत जी मेरे बराबर हैं, मैं अजीत जी के बराबर हूं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी प्रकृति अलग है, मेरा काम अलग है और चीज का काम अलग है। तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम दोनों को इक्वल मान रहे हैं। हमें इक्वल मानना ही नहीं है, हमें जो हमारी हिस्सेदारी उसके हिसाब से हमारे तय होने चाहिए दायरे, और जो पुरुष के काम है उसके हिसाब से उनके दायरे तय होने चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वलिटी की मांग कर रहे हैं कि हमको इक्वल दीजिए। अब छोटी सी बात है कि अगर मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और साथ में मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, तो मैं घर आऊंगी, मैं अपना काम भी करूंगी, सब चीज करूंगी और बहुत कूलली करूंगी, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ये एक भारतीय संस्कृति और परंपरा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो इंडेक्स बना है उसमें विकसित देशों की महिलाएं भी हैं और विकासशील देशों की महिलाएं भी हैं, जहां पर सांस्कृतिक दायरा बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। अब एक चीज है, जैसे हमारे यहाँ महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, तो वो अपनी स्वेच्छा से कर रही हैं, उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इस व्रत को करिए। और कई बार हम ये देख रहे हैं आज के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें पुरुष भी उसमें भागीदारी बन रहे हैं। तो अगर हम बाहर के दायरे में ये देखें तो कहेंगे कि भारत की महिलाएं तो भूखी रहती, प्यासी रहती है और वो पति को परमेश्वर मान रही, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां का जो इंडेक्स बना है उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर
वो भारत के परिप्रेक्ष्य पे लागू नहीं हो रही हैं। लेकिन एक इंडेक्स बना है और उसके 4 अहम बिंदु हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो उसमें भारत का स्थान दिन पर दिन कम होता जा रहा है। उसमें सुधार की संभावनाएं जो सरकार की तरफ से हो रही वो आंकड़ों में तो दिख रही, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कम दिख रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज में चीजें आ रही हैं कि महिलाओं के साथ अगर वो अवसर मिल रहे हैं कि उनको बराबर शिक्षा दी जा रही है, समान अवसर दिए जा रहे हैं, तो उन अवसरों में कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि स्त्रियों को बहुत तरह के समझौते करने पड़ रहे हैं। जैसे लीच ने थ्योरी दी है कि विकल्प का सिद्धांत, कि अगर मैंने अपने वर्किंग प्लेस को चुना है तो ये मेरा विकल्प है। अगर जिस दिन मैं अपने घर पे ये कहूंगी कि मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है या मैं अपने वर्किंग प्लेस के अलावा जो घर के काम मैं नहीं कर पाऊंगी, तो शायद मुझे ये जवाब मिल जाए कि आप उस नौकरी को छोड़ दीजिए। अगर मैं ये बात कहूं कि पुरुष कहे कि नहीं मैं नौकरी छोड़ दी, ये सोच विकसित नहीं हो पा रही है कि हमें एक दूसरे पक्ष को बराबर से सम्मान देना है। क्योंकि आज जितनी भी योजनाएं जो भी सिद्धांत आ रहे हैं उसमें एक पक्ष ये है कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से दोनों को इक्वल नहीं मान रहे। अगर हम ये माने कि जो एक माँ है जो एक जैविकी प्राणी के रूप में सृष्टि का पालन करती है, अगर हम आरंभिक तौर पर देखें तो एक पुरुष और एक स्त्री के समागम से सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो पुरुष ये तो मानता है कि हमारी माँ ने मुझे जन्म दिया, वो उसको माँ मान रहा है, जबकि भारत की परंपरा रही है कि वो पृथ्वी को और सृष्टि को माँ के रूप से हम संबोधित करते हैं। लेकिन माँ मानने के दायरे में वो उस स्त्री को तो माँ बना रहा है जो उसकी पत्नी है, लेकिन उसका भाव दूसरी स्त्रियों के प्रति माँ जैसा नहीं है। ये सोच में नहीं आ रहा है कि जैसा सम्मान मैं अपनी पत्नी को दे रहा हूँ, अपनी बहन को दे रहा हूँ या घर वालों को दे रहा हूँ, वैसा ही सम्मान मुझे समाज की और स्त्रियों को भी देना है। इसीलिए घर परिवार में, क्योंकि परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है, और अगर हमें इस इक्वलिटी को वास्तव में इम्प्लीमेंट करना है तो परिवार के स्तर पर करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इस तरह प्रावधान बना दिए कि अगर आप इस तरह की घरेलू हिंसा हो रही या उसके डर से मान रहे, जिस भी कारण से मान रहे, लेकिन हम एक दायरे के अंदर सैद्धांतिक रूप से मान रहे हैं कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग भी हो रही है, माना भी जा रहा है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जब निर्णय की बात आती है तो ये कहा जाता है कि एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। किसी भी एक फैमिली में अगर कोई निर्णय हो रहा है तो सीधे से पत्नी को या बहन को जवाब दे दे, ऐसा करो तुम जरा सा पकौड़े बना लाओ, तुम जरा सा कुछ ये कर लाओ, हम लोग बात करें फिर आके तुम वो करना। तो इस तरह की सोच वो नॉर्मल लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को अंदर तक प्रताड़ित करती है कि हमसे ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है। और निर्णय भी कौन कौन से पूछे जाते हैं जो सब साइडेड होते हैं, जिसमें शायद वो ना भी बताएं तब भी चल जाता है। तो निर्णय लेने की भूमिका में अभी भी महिलाओं की भागीदारी कम है, और अगर भागीदारी दी जा रही है तो वो थोड़ी सी वैमनस्यतापूर्ण भी हो रही है। अगर आप इधर के आंकड़ों को देखते हुए चलें, हमारे समाज में एसिड अटैक बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी वगैरह सब बढ़ती जा रही है। चाहे रोमियो स्क्वाड बने चाहे कुछ भी बने, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण सामाजिक है। दूसरा है कि हम अपने युवा वर्ग को एक सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं कि रोजगार देकर या शिक्षा को सही दिशा में ले जाकर उनको समझाएं। दूसरी बड़ी चीज जो है मनोवैज्ञानिक पक्ष है, क्योंकि हमने बच्चों को अपने सामाजिकरण में ये सिखा दिया। लड़कियों को तो हमने सिखाया कि तुमको ये व्यवहार करना है, तुमको अच्छी तरह से बात करनी है, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए अपना व्यवहार पहनावा सब कुछ ध्यान रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे ये चूक हो जा रही है कि हम लड़कों को सामाजिकरण के दौरान उन चीजों को नहीं बता पा रहे हैं कि तुम्हें अपनी बहन का और समाज में और चीजों को इक्वालिटी के आधार पर उनकी इम्पोर्टेंस को देखना है और उनको आदर देना है।
मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ परिवारों में जो हमारे ही साथ के टीचर्स हैं वो अपने लड़कों से भी अब कहते हैं कि आप अपना काम करिए, अपना सामान लीजिए। इस तरह से छोटे-मोटे कामों से उनका सोशलाइजेशन कर रहे हैं, सामाजिकरण कर रहे हैं। लेकिन जब हम परिवार के स्तर पर अधिकांशतः परिवारों में देख रहे हैं, तो लड़कियों का सामाजिकरण तो हम दूसरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लड़की हो, दूसरे परिवार में चली जाओगी, तुमको ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए। लेकिन लड़कों को हम ये सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको किस तरह से परिवार में, समाज में रहना है और किस तरह से करना है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि लड़कियों को प्रतिनिधि के तौर पर दे रहे हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लड़की बाहर चली जा रही, और उसके लिए कई तरह के ताने आप सब लोग अपने स्तर पर सुनते रहते हैं, जिसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं। उस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि हमारी प्रतिस्पर्धा करने वाली ये लड़की है, और इस लड़की को कैसे दबाया जाए और उसी की परिणति के रूप में समाज में बढ़ते हुए अपराध है। और हमें ये सोचना है कि हमें किसी के साथ जो जो वैमनस्यता और मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता जा रहा है, वो दबाव कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं एक तरफा बात इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इसमें महिलाएं ज्यादा हैं, लेकिन पुरुष के साथ भी अपराध हो रहा है और पुरुष के साथ भी बहुत तरह की घटनाएं हो रही हैं। उसका भी मेन कारण यही प्रतिस्पर्धा और यही मनोवैज्ञानिक दबाव है। अगर हम कई ऐसे आंकड़े आ रहे हैं, खासकर न्यायालयों में जब हम देखते हैं, उन केसेस में ये होता है हमेशा औरतों को प्रिविलेज दी जाती है, चाहे वो इमोशनली हो, कि जब जज कार्रवाई करते तो कहते हैं कि औरतें जो है इस तरह से बोल रही हैं, तो उनके ऊपर एक सिंपैथी हो जाती है, एक सहानुभूति आने लगती है कि हाँ ये औरत ने ऐसा नहीं किया होगा, और उसी का फायदा उठाकर कई महिलाएं इस तरह के चीजों को आगे बढ़ा रही। उसका भी एक कारण है कि जब बहुत सालों तक हमने औरतों को दबाया, उनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं दी, अगर वो निर्णय कर पा रही हैं तो उनके निर्णय को हमने प्रिविलेज या विशेषाधिकार नहीं दिया। तो अगर हम ये बात करें कि औरतों का सशक्तिकरण हो, और उस सशक्तिकरण में कहीं ना कहीं हमसे ये चूक हो सकती है कि जब हम औरतों को बढ़ाने की कोशिश करें तो पुरुषों के मन में ये आ सकता है कि औरतें बढ़ रही है, तो ये प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं इस नेगेटिव यानी सकारात्मक कार्यों की तरफ परिणत हो सकती है। तो उसका सबसे बड़ा जो उपाय होगा समाज के लिए कि हम परिवार जो समाज की प्राथमिक इकाई है, सामाजिककरण के दौरान मैंने एक कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि एक पैरामीटर है कि हमें कैसा करना होगा। सबसे पहले हमारी सोच में परिवर्तन हमें करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम वैदिक पीरियड की तरफ चले जाएं जहां पर स्त्रियों में सब में समानता, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह की सामाजिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण, तो उन समाजों से की तरफ हम लौट नहीं सकते। लेकिन हम अगर अपनी सोच में अपने इम्प्लीमेंट करें कि समाज ने जब किसी तत्व को पैदा किया है, मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ, एक स्त्री जब एक पुरुष बच्चे को जन्म देती है या एक लड़की को जन्म देती है, तो उसके पास दर्द बराबर सा होता है, और उसके अंदर जो संरचना बनती है उस संरचना का निर्माण भी वो अपने रक्त से और सभी चीजों से करती, तो उसके लिए हर चीज बराबर है, माँ के लिए सब चीज बराबर है। लेकिन जब वो बच्चा बाहर आता है और उसके बाद उसका सामाजिकरण होता है, उस सामाजिकरण के दौरान वो अंतर जो बनने लगता है, वो अंतर हमें अब हटाना होगा। हमें बच्चों के और माता पिता को इस तरह से गाइड करना होगा कि दोनों चीज इक्वल है। दोनों चीज इक्वल का मतलब उसमें वो भी एक इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। उन दोनों प्रकृति के अलग होने के कारण हम उनसे एक समान व्यवहार की, समान सोच की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन उस विपरीत स्थितियों का सामंजस्य, जैसे मार्क्स ने बताया, विपरीत स्थितियों का सामंजस्य बैठाते हुए उनके अंदर एक सकारात्मक सोच बनानी होगी। उसमें एक कदम ये भी हो सकता है कि जैसे पहले के समय में एक नैतिक शिक्षा, जो अब नई शिक्षा नीति में भी कहा जा रहा है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, उस एजुकेशन के द्वारा ये समझाया जाए कि परिवार में लड़के का क्या दायित्व होगा, लड़की का क्या दायित्व होगा, घर में
एक दूसरे से बात करने का क्या ढंग होगा, किस तरह से हम उन चीजों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो ये पहले हमें सोच विकसित करनी होगी पूरे समाज पे और परिवार के स्तर पर। फिर दूसरा स्तर आएगा वो समझ विकसित करनी, कि हमने मान लिया हाँ औरतों के लिए अन्याय नहीं होना चाहिए, हमने बहुत अच्छा वेबिनार कर लिया, सेमिनार कर लिया, सोच लिया, लेकिन उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको फील करना होगा कि हम जो स्थिति एक स्त्री की हो रही है उस स्थिति में अपने को रखकर कि ये काम है, तो हमें उसको एक आदर से सोचना होगा। ऐसे ही स्त्रियों को भी पुरुषों के बारे में वही सोच विकसित करते हुए अपनी सोच बनानी पड़ेगी। फिर है इक्वालिटी। यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब हम ये लगा रहे हैं कि आपके काम अलग हैं, मेरे काम अलग हैं, और आप मेरे काम को नहीं कर सकते, मैं आपके काम को कर सकती हूँ। औरत में ये शक्ति है कि पुरुषों के काम को कर सकती है, लेकिन पुरुष औरत के कुछ कामों को नहीं कर सकता है, खासकर प्रजनन संबंधी जो काम है या बच्चों के सामाजिकरण का काम जितनी अच्छी तरह से माँ कर सकती है, एक स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। तो वो सोचना चाहिए कि आप एक बिंदु पर आपकी क्या योग्यता है, आपका क्या आउटपुट है, उस आउटपुट के हिसाब से दूसरे का क्या आउटपुट है, दोनों में अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से समानता रखनी पड़ेगी। फिर चौथी बड़ी चीज है कि अनुसरण, कि जैसे मैंने अपने बच्चों को तो समझा दिया कि तुम उस फलाना लड़के से या इसके घर पे सब भाई बहनों से समान व्यवहार करो, लेकिन मैं अपने स्तर पर अपने लोगों का अनुसरण नहीं कर रही हूँ या अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रही हूँ, तो यानी कि परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे का आदर करते हुए, और परिवार में जो बड़े लोग हैं वो अगर इस व्यवहार का अनुसरण करते हैं कि लड़के के लिए कुछ पैरामीटर बना दिए, लड़कों के लिए कुछ बना दिए, तो वो व्यवहार में उन चीजों को देखते चले आ रहे हैं, तो वो उसका अनुसरण, क्योंकि हमने सोच तो विकसित कर दी, समझ भी बता दी, लेकिन वो अपना प्रैक्टिकली ये देख रहे हैं कि हमारे घर में तो ये व्यवहार हो ही नहीं रहा है, या विद्यालय में इस तरह का व्यवहार हो ही नहीं रहा है, स्कूल कॉलेज में नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करें? तो बच्चों के सामने भी ये डिलेमा आने लगता है। तो अगर हम सही व्यवहार का अनुसरण करेंगे तो हम बच्चों को वो सीख दे सकते हैं, समाज को वो सीख दे सकते हैं। फिर अगली चीज है कि एम्पैथी, जो तदनुभूति की भावना है कि हम ये काम करके आ रहे हैं तो उसमें उसको ये दिक्कत हो रही है, ये फीलिंग अगर हम पैदा करते हैं तो हम कई तरीके से जो महिला असमानता है या महिलाओं को लेकर जो अपराध हो रहे हैं उस अपराध पर अंकुश लगा सकते हैं। अगर एक लड़का रेप करते समय ये सोच ले कि इसी तरह से मेरी बहन के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है, तो शायद उस पे अंकुश लगाया जा सकता है। तो ये एम्पैथी की फीलिंग हमें परिवार के स्तर पर इन पांचों चीजों को तय करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कि हम एक सोच विकसित करें, उस सोच से समझ आए और वो समानता की भावना विकसित हो परिवार के स्तर पर, और उसका अनुसरण, जो हमारा व्यवहार परिवार के बड़े लोग कर रहे हैं उस व्यवहार का अनुसरण करें। आप देखिए पहले के समाजों में बड़े बड़े महापुरुष होते थे, और हमारे नैतिक शिक्षा में उन पूर्वजों की कहानी हम लोग को पढ़ाई जाती थी, तो कहीं ना कहीं अचेतन मन में हमारे अंदर ये बैठा रहता था कि हमें इसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, हमें अच्छा व्यवहार करना है। ये हमारे सोशलाइजेशन में हमको सिखाया जाता था। लेकिन आज का जो युवा वर्ग है वो देख भ्रमित हो गया, उसके सामने जो लैपटॉप में या जो सोशल नेटवर्किंग की साइड में वो ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं, वो अपने आप ही नहीं समझ पा रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो एक समाज का, परिवार का जब एक चरित्र होगा, उस चरित्र के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो इस समस्या को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि असमानता तो बढ़ती चली जाएगी अगर हम इस पे नियंत्रण ना करें। क्योंकि मिशन शक्ति हमने बना लिया, मिशन शक्ति पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, हमारे कॉलेज में भी बच्चे काम करते हैं, बस सिखाया जा रहा है, घर जाके कहा जा रहा है कि चुपचाप घर पे बैठो। तो अगर ये सोच ही नहीं है तो सरकार भी जो काम कर रही है उसका इम्प्लीमेंट इसी तरह से होगा कि हम एक सही दिशा, सही अनुसरण, सही समानता, सही सोच अगर हम विकसित करेंगे कि आपकी जगह इस तरह से है और आपकी जगह इस तरह से, दो चीजों को एक चीज से नहीं जोड़ सकते, और दोनों को एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई मुकाबला करने की जरूरत नहीं, दोनों का अपना अपना स्थान है। तब तो हम हमारा ये इस तरह का प्रोग्राम करना सफल हो पाएगा, नहीं तो ये आए दिन इस तरह के प्रोग्राम होते चले जाएंगे। लेकिन वास्तव में अगर हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो ये करना है कि हमें जो ये गंभीर समझता है कि हम 149वें स्थान पर पहुंच गए, हमारे आर्थिक भागीदारी नहीं है,
अभी भी कई परिवारों के जो आंकड़े हम देखने में आते हैं कि स्त्रियां कमा भी रही हैं, कमाकर अपना क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड सब हस्बैंड के पास है, उनको अपना जो है ये भी नहीं मालूम कि हमारा अकाउंट नंबर क्या है। तो वास्तव में इसको हम निगेटिव ना लें, ये हमारे भारतीय परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि स्त्री और पुरुष यानी पति पत्नी का आपस में इतना विश्वास होता है कि वो अपनी चीजें उनको सौंप देता है, और आज के समाज में उसको निगेटिव लिया जा रहा है, अरे आपने तो सब कुछ उनको सौंप दिया, वो कभी भी कुछ भी कर लें। तो ये भारतीय समाज के परिवारों में एक बहुत बड़ा वो है कि स्त्रियां पुरुषों पे विश्वास कर रही हैं अपने पति के ऊपर, और पति पत्नी पे विश्वास कर रहा है, और कई ऐसी चीजें अगर उसको फैलाती चली जा रही हैं तो उसमें नुकसान आ रहा है। तो ये विश्वास की परंपरा है, उसी की वजह से हम कई परंपराओं को करते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं मान रहे हैं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा प्रतिस्पर्धी वर्ग है। तो इक्वालिटी और जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी भी महिलाओं को बहुत मुश्किल से मिल पा रही है, क्योंकि उसे घर का काम भी देखना है, फिर बाहर आकर उन चीजों को देखना है। तो उन चीजों को तालमेल ना बिठाने के कारण कई हम स्कूल कॉलेजों में ऑफिसों में ये फिक्तियां हम लोग को सुनने को मिलती है, अरे ये औरत है, अभी आएंगी थोड़े दिन में चली जाएंगी, फिर घर का बताएंगी, बच्चों की ये है वो है। तो ये चीज समझने वाली है कि अगर वो कुछ कह रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी स्त्रियां इसका फायदा नहीं उठा रही हैं, लेकिन काम का जो बर्डन है वो स्त्रियों के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो अपॉर्चुनिटी अगर मिल भी रही है तो वो कई बार अपने घर के परिवार के दायरों के कारण उन अपॉर्चुनिटी को छोड़ती जा रही हैं। तो इसलिए हमें आर्थिक भागीदारी इस तरीके से बढ़ानी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्त्रियों को या महिलाओं को बहुत सारी सुविधा दे दी जाए, जिसमें जो है वो एक वर्ग ऐसा हो जाए जो बिल्कुल तानाशाह की तरह काम करे और पुरुष पीछे हो जाए। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही कि भागीदारी का स्तर इस तरह से बढ़ाना है कि पुरुषों के साथ वो भागीदारी करते हुए उनको अपना प्रतिस्पर्धी ना बनाए। जैसे कई जगह जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें लड़कियां ज्यादा भरने लगती, तो पुरुषों के सामने ये संकट आ जाता है कि सब वही भर लेंगी तो उन्हीं को ज्यादा जॉब मिल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा वाली भावना तो कंपटीशन में होती है, लेकिन उनके लिए फिर जॉब उसी तरह से ओरिएंट किए जाए, उनको उसी तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि हम 149वें जो स्थान है उससे ऊपर की तरफ, पायदान की तरफ बढ़कर एक सफल समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करें। उसके अलावा जो हमारा साक्षरता दर है वो भी बहुत कम है, वो लगभग 66% जो है महिलाएं साक्षर हैं, जबकि 82% पुरुषों की अपेक्षा, यानी कि 2/3 महिलाएं ही पुरुषों की अपेक्षा हमारे समाज में साक्षर हैं। और उसमें भी अगर हम अपने न्यायालय या ऐसे प्रशासनिक पदों की तरफ देखें तो सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे आंकड़े बताते हैं वो केवल 4% महिलाएं उन पदों पर सुशोभित हो पाती हैं, बाकी अगर देखें तो औरतों का कोई भी अतावता नहीं है। और उन 4% महिलाओं में भी वो महिलाएं जो या तो एलिट क्लास हैं या जिनके परिवारों में वो प्रोफेशन होता चला जा रहा है। तो इन्हीं सब गंभीर विषयों के आधार पर ये कहा गया कि जब ये कहा कि औरतों का सशक्तिकरण करना है, तो कई बार हम लोग को हंसी भी आती है कि जो पहले से शक्ति रहा है उसको आज शक्ति की जरूरत क्यों पड़ गई। स्त्रियों को शक्ति कहा गया और आपके प्रोग्राम का नाम भी मिशन शक्ति है, तो शक्ति को शक्ति की जरूरत हम कैसे दे पाएंगे? शक्ति के पास तो अलग से शक्ति कैसी डाली जाएगी? तो लेकिन आज उस शक्ति में अशक्ति आ गई, वो शक्तिहीन हो गई, इसलिए तो शक्ति देने की आपको जरूरत पड़ रही है। तो शक्ति को शक्ति देने के लिए चाहे वो 1975 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये घोषित किया गया, फिर भारत में 1953 में कहा गया कि महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रम किया जाए, और उसके साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम आगामी जो आज की सरकार काम कर रही है उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, चला रहे हैं। तो आप प्रश्न ये है कि इतनी सारी योजनाएं, इतना सारा सहभागिता और इतने सारे आंकड़ों के बाद क्या स्थिति सुधर पाएगी, क्या स्थिति में कुछ बदलाव आएगा? तो बदलाव आपको और हमको ही करना पड़ेगा। बदलाव के लिए कोई नया चीज नहीं होगी कि बदलाव के लिए सबसे पहली चीज होगी आपको हर पद का, हर समाज में जो पद बने उसमें हर पद के गरिमा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने घरों में ही अगर दृष्टि डालें
तो अगर आप किसी भी काम को, अगर दिन भर एक स्त्री काम कर रही है, अगर आप छोटी सी उसकी तारीफ कर देते तो उसको बहुत खुशी मिलती कि मेरी भी इम्पोर्टेंस है। वो आपसे ये नहीं कह रही कि दिन भर आप काम करने का मुझे कोई मेहनताना दीजिए या कुछ करिए, लेकिन हर पद की एक गरिमा है और उसकी एक अस्मिता है और सम्मान है। तो अगर हम अपने घर परिवारों में, बात वहीं आ जाती, क्योंकि ये शुरुआत हमें परिवार से ही करनी पड़ेगी। अगर परिवार पर, अपने वर्किंग प्लेस पर और जगह हम एक सम्मान देते हैं, सम्मान दो तरफा होगा। स्त्री पुरुष को सम्मान देगी और पुरुष स्त्री को सम्मान देगा, तो उस सम्मान के द्वारा जो ये गैप आ गया है दोनों वर्गों के बीच में, यानी दोनों वर्ग एक दूसरे को अपना प्रतिस्पर्धी मानने लगे हैं, उस प्रतिस्पर्धा को काफी हद तक हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो नकारात्मक सोच स्त्री और पुरुष के बीच में आ गई, उस नकारात्मक सोच के द्वारा ही परिवार का विघटन हो रहा है। उस सोच पर हमको लगाम लगाना होगा। एक सकारात्मक सोच अपने अंदर उत्पन्न करने लगी होगी कि सभी व्यक्ति उससे बने और सृष्टि का स्रोत ही माँ है। हम उस औरत से पैदा हुए हैं और समाज की और लोग जो भी इस सृष्टि के रचयिता के का सम्मान हमको मानना होगा। तब हम इस नकारात्मक सोच को कि एक औरत है, औरत को हम वस्तु के रूप में मान रहे हैं, उसमें हमारे विज्ञापन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि स्त्रियों को एक वस्तु के रूप में हम जब प्रस्तुत करने लगे हैं, तो इस उपभोक्तावादी संस्कृति में ये माना ये औरत है, ये तो ये भी कर लेंगी, ये कर लेंगी, ये बॉस को भी वो कर लेंगी, ये कर लेंगी। तो इस तरह की जो नकारात्मक सोच है, उस सोच से हमको आगे आना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। और उसमें जो विज्ञापन बन रहे हैं उसमें भी महिलाओं की अस्मिता का ध्यान रखना पड़ेगा कि महिलाएं केवल एक भोग की वस्तु नहीं, यानी कि वो वस्तु नहीं है, एक प्राणी है। उस प्राणी के आधार पर उसकी कुछ सोच है, उसकी कुछ अस्तित्व है, उसकी कुछ अस्मिता है। उस अस्मिता का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद दोनों पक्षों को साथ में लेते हुए, जैसे कहा हम लोग जब पढ़ते हैं कि स्त्री पुरुष जो है गाड़ी के पहिए होते हैं, दोनों पहियों में ना एक छोटा होता है ना एक बड़ा होता है, बराबर होता है। तो वो संतुलन केवल किताबों में ना मिलकर एक व्यवहारिक धरातल पर हो, तो उस चीज को समझा और माना जा सकता है। और काफी हद तक इस चीज को हम कर सकते हैं। जो समाज में बदलाव तभी आएगा जब हमारी सोच बदलेगी, हमारी समझ बदलेगी, तभी हम मिशन शक्ति के कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक बच्ची आई थी, तो अक्सर ये माना जाता है कि जब से लड़की पैदा हुई तो लड़की जो अनिश्चित है, समाज में बोझ की तरह है, तो कई बार उसको इधर उधर फेंक दिया था। वो बच्ची जब मेरे पास आई तो कहने लगी, मैडम मैं मिशन शक्ति के थ्रू 1090 में काम कर रही हूँ, तो वहां पर जो है मुझे एक बच्चा मिला, वो पॉलिथीन में बंधा हुआ था और वो लड़का था। उसने मुझे बकायदा फोटो वगैरह भी दिखाई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि जो बच्चियां नदी ये नाले में मिल रहे हैं या यहाँ अनाथ आश्रम में मिल रहे हैं तो वो लड़कियां होती। तो ये बात है कि लिंग भेदभाव के कारण स्त्री को, लेकिन जब एक बच्चे को, जो पुरुष बच्चा है, एक बच्चा है, लड़का है और बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि उसको ऐसे पॉलिथीन में रैप करके वो फोटो पूरा वीडियो मुझे दिखा रही थी, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है। समाज कहाँ जा रहा है कि हमारे अंदर दया, सहिष्णुता और प्यार, अपनत्व की भावना ही खत्म हो गई। हमने किस तरह से उस बच्चे को नाली में पॉलिथीन बंद करके डाल दिया। कहने का ये मतलब है कि पहले अगर इस तरह की घटनाएं होती थी तो गली मोहल्ले या हमारी कॉलोनी में सब लोग मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाते हुए बच्चों को हाथों हाथ ले लेते थे। लेकिन आज उसके लिए फिर अब 1090 की संस्था बन रही है, यानी और एजेंसियां, जिस काम को परिवार और समाज मिल के कर रहे थे उसके लिए अब अलग अलग एजेंसियां बनाने जा रही हैं। एजेंसियां इस तरह से काम कर रही हैं कि वृद्धाश्रम में कोई बच्चा मिल रहा है या सड़क पे जो बच्चा मिल रहा है, उस बच्चे को देखने के लिए समाज में है ही नहीं कोई। तो अगर हमारे अंदर इन मानवीय मूल्यों का पतन होगा और जो लैंगिक असमानता भी हमारे समाज में बढ़ रही, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है।
अगर हम मनुष्य को मनुष्य की तरह समझे, जैसे मैं शुरू से आपसे कह रही आ रही हूँ कि हर पक्ष एक दूसरे की बात को सही तरीके से समझे, सही तरह से एक दूसरे को सम्मान दे, तो ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल में की जा सकती थी। तो और कुछ बोलना है? अजीत जी, आपकी आवाज नहीं हाँ जी जी सर, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ ठीक। नहीं, थैंक यू सो मच आपने मैम। मुझसे 40 मिनट कहा था, मैंने 40 मिनट बोल दिया। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने हम लोग को जो आज का जो हमारा विषय था लैंगिक समानता, और समाजशास्त्र में हम कहते भी हैं कि जो अगर एक बेहतर समाज तभी बन सकता है जब समाज के विभिन्न अंग अपने अपने कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करें। और आज इसके इस दौर में मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात रखी, और एक जो हम लोग प्रैक्टिकली जो सोसाइटी में देख रहे हैं। मैंने आपको अजीत जी कुछ प्रैक्टिकली चीजें बताई, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं। जब जी। मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी ही कम्युनिटी के यानी कि प्रोफेसर ही हैं, उनकी वाइफ का मेरे पास फोन आया कि अरे श्वेता कैसी हो, तुम परेशान तो नहीं? तो मुझे बड़ा शौक लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कह रही तुम्हारी दूसरी भी बेटी हो गई तो जरूर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही होगी। तो मैंने कहा मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा दिक्कत महसूस हो। लेकिन मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये बता रही हूँ कि जब जी। मेरी दूसरी बेटी हुई थी, पहली वाली, तो जैसे जब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ समय तक आप ऐसे कोमा में, जैसे लगता है कि आप बेहोश हो गए, इस तरह से होता है। तो मैं आपको ये मैंने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन आप अपने ही ग्रुप के हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उस 5 मिनट की पिक्चर में धीरे धीरे मेरे सामने भी वही घूमने लगा कि मेरी बेटी बड़ी होगी, फिर वो जाएगी तो उसको इस तरह के तानों का सामना करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। उस 5 मिनट की तो मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं तो शिक्षित वर्ग से, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं में ये सोच, जो कहते हैं ना कि लड़का लड़की, इस तरह की सोच इसीलिए आ जाती है कि जो जो हम सफर कर रहे हैं वो मेरी बेटी को भी सफर करना पड़ेगा। तो इस वजह से भी समाज में जो कहा जाता है कि औरत औरत की दुश्मन है, तो वो ऐसा कुछ इसी वजह से होता है कि वो कई जगह पर औरतें औरतें से इसलिए प्रतिस्पर्धा करती है क्योंकि वहां पर पुरुषों की भूमिका जो थी मूक हो जाती है। घर में ससुर या जेठ या देवर बिल्कुल चुप रहेंगे, उनको लगेगा कि ये स्त्रियों को ही आगे कर दो, ये दोनों आपस में लड़ लेंगी और लड़कर जो है हमारा काम हो जाएगा। तो ये एक 2-3 जो व्यवहारिक धरातल है जो मैंने अपने जीवन में भी फेस किए। थैंक यू सो मच मैम। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले अगर कोई छात्र हमसे या कोई साथी हमारे कोई सवाल रखना चाहते हैं या कोई अपनी राय भी अगर रखना चाहते हो तो कृपया वो कह सकते हैं। इस संदर्भ में अगर कोई भी साथी हमारे कुछ अपनी राय व्यक्त करना चाहते हो तो स्वागत है उनका। थैंक यू मैम। बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत ही व्यावहारिक पक्षों पर आपने हम लोग का ध्यान आकृष्ट कराया, और निश्चित रूप से सही बात है कि हम तकनीकी बड़ी मजबूत होते जा रहे हैं और हम एक उत्तराधुनिक समाज में भी रह रहे हैं, हम एक सभ्य समाज में भी रह रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने खास करके हम अगर महिलाओं की बात करते हैं तो जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण तभी संभव है जब पुरुष और स्त्री दोनों अपने अपने दायित्वों को भली बात समझे। और कहीं पर मैंने सुना भी था कि जब हम अक्सर कहते हैं कि महिलाएं प्रिविलेज लेती हैं, चाहे वो दैनिक कार्यस्थलों पर हो, तो किसी सेमिनार में या कहीं पर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात किसी वक्ता ने कही थी कि हम स्त्रियों को उस परिप्रेक्ष्य में ना देखें। अगर वो कुछ प्रिविलेज ले रही हैं अपने बच्चे के केयर के प्रति, उसके समाजीकरण के प्रति, तो हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि वो राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे रही है। निश्चित रूप से सभी को ये सोचना चाहिए कि आज हम जहाँ खड़े हैं एक व्यक्ति के रूप में, एक पुरुष के रूप में, तो हमारे पीछे जो हमारा सोशलाइजेशन है, जो हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें जो अगर सबसे बड़ा रोल किसी का फैमिली में है, और फैमिली में सबसे बड़ा रोल तो माँ का। तो इन दायित्वों को अगर हम समझें, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हम बहुत एडवांस हैं, लेकिन साथ ही जो हमारा जो मूल्य है, मूल्यों के प्रति जो हमारी धारणाएं हैं, उसके प्रति जो हमारी संवेदनाएं हैं, जो या यूं कहें कि उसका जो पतन हो रहा है, ये निश्चित रूप से बड़ा ही चिंतनीय है। और हम अक्सर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी जनरेशन को बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इनकरेज करने की कोशिश नहीं करते उसमें शायद वो वैल्यूज नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हमारी सरकारें भी इस तरफ ध्यान आकृष्ट करा रही है कि आप फॉर्मल रूप से औपचारिक नियंत्रण तो किया जा सकता है, लेकिन अनौपचारिक जो नियंत्रण हमारा है, खास करके हमारी जितनी भी परंपराएं, आस्थाएं और हमारे वैल्यूज हैं,
अगर इनको हम और ज्यादा इसको आत्मसात करें तो हम समझते हैं कि ये जो आज हम लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता खत्म तो नहीं होगी, लेकिन इसकी उतनी जरूरत जो महसूस हो रही है वो शायद कम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इस वक्तव्य के लिए और हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। इसी बीच मैं चाहूंगा, संभवतः प्रिंसिपल मैम मौजूद हैं हमारे बीच, अगर आज उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, अगर संभव हो तो मैं 2 शब्द उनकी तरफ से भी चाहूंगा मैम। हमारी प्राचार्य मैम, जिनका आज जब मैं मीटिंग कर रहा था तो मैं जानकारी थी और चूंकि प्रोग्राम पहले से डिसाइड था तो मैं बहुत कुछ कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन इस गंभीर स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की जो तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी मैम ने हम लोग के बीच अपने आप को आई हैं, और मैं इस उपलक्ष्य में चाहूंगा कि मैम 2 शब्द अगर आप कुछ कह दें तो। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है अजीत मेरी? हाँ मैम आ रही है। हाँ, महाराजा बिजली पार्टी कॉलेज के उस मंच से मैं श्वेता तिवारी जी का वेलकम करती हूँ, और श्वेता जी हमारी पुरानी परिचित हैं। क्यों मैडम? नमस्कार मैडम। डिपार्टमेंट के नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। हम कह तो रहे जिससे सशक्तिकरण का इससे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा कि मैं बीमार होते हुए भी प्रेजेंट है। नहीं, एक्चुअली कॉलेज में आज कुछ चल रहा है, अभी भी लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं लगातार फोन से उनसे भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि वो आज ही जाना है सारा टोटा। जी। तो इस वजह से मैं जुड़ नहीं पाई, लेकिन बहुत ही गर्वित मैंने सुना, इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है कि कोई सोशियोलॉजी का इस तरह का कोई डिस्कशन हो और हम लोग सहभाग करें। जी। और 4-5 साल से प्रिंसिपल बनने से ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दूर हो गई हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच आकर। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और मेरा एक ही चीज मानना है कि समाज की स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग जब तक अच्छी नहीं होगी ये सोसाइटी अच्छे से नहीं चल सकती है। तो हम कंपटीशन के रूप में ना देख के हम एक दूसरे के पूरक के रूप में जाने, और खासकर महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगी दरखास्त की वो अपनी बच्चियों को भी अपने बेटों की तरह ही पाले। अक्सर ये परिवार में हम महिलाएं ये कर जाते हैं कि लड़कियों को तो दरकिनार कर देते हैं, लड़कों को बड़ा चाहने लगते हैं। तो ये चीज हम महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस मंच से, वो थोड़ा छोड़े पुत्र प्रेम और पुत्री को, क्योंकि पुत्र और पुत्री दोनों ही मिलकर समाज को बनाते हैं, क्योंकि एक से नहीं बनता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हमें लैंगिक समानता को समाप्त करके दोनों को एक दूसरे का पूरक समझना चाहिए। और अभी भी बड़ी दुख की बात है कि भारत में जो महिला लड़कियां हैं उनकी संख्या लड़कों के अनुपात में कम है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि हम किस युग में चले जाएंगे कि एक लड़के को एक लड़की नहीं मिल पाएगी विवाह के लिए। तो एक सोचनीय विषय है, और हमें बहुत ही मजबूती से, खासकर परिवार अगर उसमें सोचेगा तो निश्चित रूप से हम इस समानता को लाने में ज्यादा सक्षम होंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैडम ने बड़ा डिटेल में हर बिंदु को टच किया है और बहुत ही अच्छा रहा। और हम इस बात को जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर हम इसको अपने अपने घरों में परिवार में उतारे तो शायद ही हम लोगों की जो आज की चर्चा है वो ज्यादा मतलब अच्छी हो सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं शुरू से आपके साथ जुड़ती, लेकिन मैंने सुना सारी बातें। ठीक है ना मैडम? फिर आप कॉलेज में कब आएंगी और हम लोग सामने सामने मिलकर बातचीत करते हैं। ये तो ऑनलाइन रहा, बट किसी दिन ऑफलाइन भी आइए आपका कॉलेज में। बिल्कुल पक्का जरूर आएंगे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। आपकी एनर्जी हम लोगों को काम करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अंत में मैं हमारी सहयोगी डॉक्टर मोनिका गौतम से धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। मैं मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर श्वेता तिवारी मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे विद्यार्थियों को लैंगिक समानता और असमानता के कारण और समाज में व्याप्त
नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने का एक के बारे में जो अपने विचार बहुमूल्य विचार व्यक्त किए हैं। मैम का जो है व्याख्यान बहुत ही सारगर्भित था। थैंक यू मैम आपका। मैं अपनी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन गुप्ता मैम का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण भी जो है मैम ने अपना कीमती वक्त दिया और उन्होंने एक समान व्यवहार के बारे में बच्चों को बताया और हम सभी को समान व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया। धन्यवाद मैम। मैं अपने महाविद्यालय के उन सभी प्राध्यापकों का आभार व्यक्त करती हूँ जो इस गूगल मीट के माध्यम से हमसे जुड़े, हमारा उत्साहवर्धन किया और सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद सभी का। और मैं अंत में इस कार्यक्रम के सभी छात्र छात्राओं को का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने धैर्य से का परिचय दिया और इस व्याख्यान को बहुत ही ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इसी के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं और उम्मीद करते हैं कि मैम जब भी हम चाहें और हम हमारी आकांक्षाएं हों हम आपसे संपर्क करेंगे और आपका समय हमें और आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार। धन्यवाद।